यहाँ तक हम लास्ट पढ़े थे कि जो सेल वॉल होती है वो नॉन लिविंग में या फिर बैक्टीरिया, प्लांट्स, इनमें होती है। इंसान में जो होता है, जो एनिमल वगैरह में होता है, वो हमारा होता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा सेल। नाउ वी आर गोइंग टू, हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। अब ये जो होती है सेमी परमिजिबल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि ये सेलेक्टिव चीजों को आने जाने देती है। हमारी जो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये बनी किससे होती है? ये बाई लिपिड्स लेयर, और उसके बीच में फिर प्रोटीन्स होते हैं, राइट। तो जो बाई कस्पिड लेयर है हमारी, तो ये बनी है फैट से। और जो फैट होता है, आप दो चीज हमेशा के लिए याद रखिए, वो हमेशा फैट को आने जाने देगा। वो फैट को फेवर करेगा और लार्ज मॉलिक्यूल्स को आने जाने नहीं देगा। और जो आयन जो होते हैं, आयनाइज्ड जो होते हैं, हमने जो केमिस्ट्री में कभी पढ़ा होगा, यस, जो यस हमारा मैम। सेल, या सेल जो मेम्ब्रेन है वो बना है बाई लिपिड लेयर। ओके, तो ये बना है फैट से। ये लार्ज मॉलिक्यूल जो भी होंगे नहीं जाने देगा, और जिनके पास चार्ज होगा, आयनाइज होंगे, जैसे कि Na, Ca, जो चार्ज आयन्स होंगे उनको जाने नहीं देगा। ये सेलेक्टिव काम करता है कि किसको जाने देना है, किसको नहीं जाने देना। तो एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। लिक्विड सॉल्युबल सब्सटेंस वाटर यूरिया कैन इजीली पास थ्रू, क्योंकि पानी तो जो है उसमें बहुत ही कम चार्ज है, वो आराम से आएगा। लिपिड, क्योंकि बायकस्पिड लेयर जो बाय है वो इसी से बनी है, तो वो जाने देगा, क्योंकि इसमें आराम से आ पाएगा। जो भी लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं जिन पोलराइज चार्ज और पोलराइज मॉलिक्यूल को जरूरत पड़ेगी कि वो किसी माध्यम जो सेल के थ्रू क्रॉस करें, उनकी जरूरत है वहां पहुंचे, राइट। तो अभी हम आगे चलते हैं कि ये देखिए, लार्ज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो वेसिकल के थ्रू जाते हैं। वो हम एक प्रोसेस है। अभी अभी हम जो जो टाइप्स की बात करेंगे करें कि कि इसके इसके कितने कितने टाइप टाइप होते होते हैं। हैं। मैम मोबाइल वाला आप म्यूट एक कर लीजिए वॉइस। अभी अभी एक कोई मिनट। बोल रहे थे कि आवाज की प्रॉब्लम है। अब डबल हो गया। एक कोई म्यूट कर लीजिए, इको है। ओके। ओके, तो अभी पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है? जिसमें एनर्जी का यूज नहीं होगा, वो आराम से डाउन हिल, कोई भी मूवमेंट जो डाउन हिल है, जिसमें ऊपर से मान लीजिए एक बॉल को हमने लुढ़काया और वो आराम से उसका सहारा लेके हाइट का वो नीचे की तरफ आ गई, तो उसमें कोई भी एनर्जी का यूज नहीं हुआ है, तो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। इसके अंदर आते हैं डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। फिर आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें कि आपका एनर्जी का यूज होगा। अभी वही हिल के नीचे से जब बॉल को हम किक करेंगे तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, तो जो किक करने के लिए एनर्जी का यूज होगा वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना। अब उसमें भी दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। इन सबको अभी हम धीरे धीरे जानेंगे, ये बेसिक टाइप्स बता। प्राइमरी जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें एटीपी का यूज होता है, एडोसिन ट्राई फॉस्फेट, जिससे कि एनर्जी रिलीज होती है और उनका यूज यहाँ पर किया जाएगा, राइट। सेकेंडरी जो ट्रांसपोर्ट है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें एटीपी का यूज नहीं होगा, इसमें आयन चैनल्स का यूज होगा। ये कैसे होगा हम आगे देखेंगे। जो बल्क ट्रांसपोर्ट होता है, बहुत सारी चीजों को एक साथ मेम्ब्रेन से इधर उधर भेजना है, तो उसके लिए होता है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। ओके, अब इसमें तीन चीजें आती है। एंडोसाइटोसिस, यानी कि सेल के अंदर चीजों को लाने के लिए एंडोसाइटोसिस का यूज होगा। सेल के बाहर भेजने के लिए एक्सोसाइटोसिस हो गया। और ट्रांससाइटोसिस मतलब उसकी उसको कोई भी जो सब्सटेंस है उसको सेल के अंदर रोकना नहीं है, बट उसके थ्रू क्रॉस करना है, एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है। ट्रांससाइटोसिस मतलब उसको क्रॉस करके चला जाए। ओके, अभी ये है, क्या है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का यूज होगा, एनर्जी इज नीडेड। एनर्जी किस फॉर्म में? एटीपी, एडोसिन ट्राई फॉस्फेट के रूप में एनर्जी का यूज होगा। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, उसमें
बिल्कुल एनर्जी का यूज नहीं होगा। ऐसे ही बॉल आप सोचिए कि ऊपर से नीचे की तरफ जैसे लुढ़क के वैसे ही ओके हमने परफ्यूम का पफ स्प्रे किया तो उसमें से एकदम से बहुत सारे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में मॉलिक्यूल्स उसके के निकले और फिर धीरे 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 पूरे रूम में फैल गए। तो हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वो अपने आप वो खुशबू पूरे रूम में फैल चुकी है। ये किसका एग्जाम्पल है? डिफ्यूजन का, है ना। जिसके पास ज्यादा हायर कॉन्सेंट्रेशन है मॉलिक्यूल्स का वो हमेशा लोअर की तरफ चला जाता है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल क्या है? सीरीज होते हैं एल्वेलाइट। एल्वेलाइट कहाँ पर होते हैं? जल्दी एनीवन? क्या एक्सचेंज? वॉइस ब्रेक हो रही है, स्क्रीन भी कट जाएगी थोड़ी देर। तो ये यहाँ तक हम समझ चुके हैं। ये भी उसी का ही एग्जाम्पल है कि किस तरह से एक्टिव में यूज होगा। ये अंकल जो हैं ये इसको धक्का देंगे तो दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड। वैसे में अपने आप ये एक बार धक्का दे दिया और वो झूले जा रहा है। जो फैसिलिटेड होता है डिफ्यूजन, प्लेन डिफ्यूजन एंड ओस्मोसिस, ये तीनों टाइप हैं पैसिव के। सिंपल डिफ्यूजन अभी अभी हमने समझा कि किस तरीके से सिंपल डिफ्यूजन अभी हमने समझा कि किस तरीके से जो हमने परफ्यूम लगाया या जो पूरे रूम में फैल गया। वैसे ही मेरा क्वेश्चन था कि कैपिलरी में ऑक्सीजन एक्सचेंज भी इसी तरीके से होता है। तो कोई मुझे बताएगा कहाँ होता है, किस एल्वियोली साइड एंड होता ब्लड है? कैपिलरीज के बीच लंग्स में होता है ना। जी, जो एल्वेओलाई में। एल्वेलाइज होते हैं जिनको हम एयर सैक ब्लड के नाम से भी जानते हैं, वो लास्ट में जाके उनका जो कैपिलरी होता है ये इंटरनल रेस्पिरेशन में आएगा। एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ये होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। तो जो कैपिलरी की जो थिन एकदम पतली सी दीवार है उसके एक तरफ आयन ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, दूसरी तरफ कम है। तो जिधर इधर CO2 की मात्रा बढ़ी हुई है अंदर, क्योंकि वहां से जो ब्लड था हार्ट से प्योर डी ऑक्सीजनेटेड होने गया है लंग्स में, है ना। लंग्स में ब्लड पहुंचा हुआ है, अब वहां पर वो कैपिलरी में उसमें CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो CO2 मात्रा बाहर निकल जाएगी दूसरी तरफ और बाहर से ऑक्सीजन उसके कैपिलरी के थ्रू अंदर आ जाएगी। तो किस प्रोसेस से होता है ये चीज? डिफ्यूजन। हम ये सारे प्रोसेस क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि ये डेली लाइफ प्रोसेसेस में यही चीजों के द्वारा सामान का आदान प्रदान होता है। तो ये इसीलिए हमको ये बेसिक लाइफ प्रोसेसेस समझना जरूरी है कि किस तरह मेम्ब्रेन के आर पार चीजें जा रही हैं। ये है इसका पिक्चर। हमने यहाँ पे सांस लिया, ये कैपिलरी की एकदम थिन वॉल जितनी पतली होगी उतना इजीली चीजें ऑक्सीजन अंदर आ गई, CO2 इधर आ गई, ऑक्सीजन इसने सेल ने पकड़ लिया और ये बाहर निकल गया। तो जो एक्सेल एयर होगी उसमें हम CO2 निकाल देंगे और बाहर में जो इनहेल की है उससे O2 अंदर आ जाएगी। तो ये हमारा रेस्पिरेशन में डिफ्यूजन का बहुत बड़ा रोल है। नाउ नेक्स्ट, फैसिलिटेड मतलब हो तो डिफ्यूजन ही रहा है पर उसको थोड़ी सी मदद की जरूरत है। वो किससे? आयन में चिपक के जाते हैं, किसी में बाइंड हो जाती है वो चीज, वही चीज के लिए फैसिलिटेड डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पर ये किसका मदद लेगा? ये एक कैरियर प्रोटीन पे चिपक जाएगा, इसको कुछ सहारा चाहिए कि मैं उसके ऊपर बैठ के चले जाऊं। और इसमें भी जो मूवमेंट होती है वो डाउन द हिल होती है ना। डाउन द हिल मतलब कि यहाँ हम एनर्जी की यूज नहीं कर रहे हैं, हम वो हायर से जो लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल अपने आप जाते हैं उसी का सहारा ले रहे हैं। पर बस क्योंकि वो उसका साइज बड़ा है या उस फॉर्म में उसको मेम्ब्रेन नहीं जाने देगा, इसलिए वो पिगी बैक करता है, वो किसी के पीछे चिपक जाता है और फिर वो चीज वहां से वैसे जाएगी, चिपक के जाएगी साथ में। फैसिलिटेड डिफ्यूजन ये किसका और सहारा लेते हैं? इनको बोलते हैं प्रोटीन चैनल्स। अभी आप ये देख रहे हैं बाहर की तरफ, बहुत पहले वाले में बाहर से वो अंदर की तरफ कैसे लेगा। ये जो मेम्ब्रेन है ये बाहर से मॉलिक्यूल्स अंदर आ गए
फर्स्ट वाला जहां से ऊपर का ओपनिंग हो रहा है वहां देखिए आप, ये मॉलिक्यूल इधर घुसे, तो जैसे ही ये सब मॉलिक्यूल घुसेंगे, ये जो कैरियर प्रोटीन है ये अपनी शेप बदल लेगा। इसमें कोई वो एनर्जी का यूज नहीं कर रहा है, बस शेप बदल लेगा, उधर से बंद हो जाएगा, इधर से खुल जाएगा, तो जिसको आना था वो उधर से आया और अंदर पहुंच गया। अब अंदर से बाहर जाना है तो ये भी वैसे ही होगा, ये इधर जाएगा, फिर ये शेप बदल लेगा, ये जो चैनल है, चैनल मतलब कि आप ये सोचिए कि टनल है जिसकी वजह से उधर रास्ता बन रहा है और आ जा रही हैं चीजें जो भी सेल को चाहिए, तो वो ऊपर की तरफ निकल जाते हैं। तो ये दोनों तरफ होता है, इंट्रा सेल्यूलर से एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस, मतलब सेल के अंदर की स्पेस से बाहर की तरफ और बाहर की स्पेस से अंदर की तरफ, ये हमने समझ लिया है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो जितने भी टाइप के पैसिव जो ट्रांसपोर्ट है उसमें एनर्जी का यूज नहीं होगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, अपने आप जो हायर से लोअर की तरफ जा रही है, इसमें भी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में ही जा रही है, पर चिपक उनको कुछ हेल्प चाहिए कि वो किसी के थ्रू जाएं, इन चैनल्स के थ्रू जाएं, वो किसी में बाइंड होके जाएं। और ये क्या करते हैं, ये किसी एनर्जी का एटीपी नहीं यूज हो रहा है, ये सिर्फ अपनी शेप बदल लेते हैं, और फिर ऊपर से बंद हुआ नीचे में खुल गया, ये नीचे से बंद हुआ ऊपर में खुल गया, इस तरीके से अपनी शेप बदलकर ये आदान प्रदान करते हैं चीजों का। ओके, अभी जो ये कैरियर प्रोटीन है ना, ये भी जो मैंने अभी समझाया ना, सेम चीज की ऊपर की तरफ। ओके, कैरियर प्रोटीन बाइंड टू लार्ज मॉलिक्यूल्स। अब जो लार्ज मॉलिक्यूल है वो तो जाने नहीं देगा, मैंने बताया ना, या तो वो फैट को जाने देगा या तो छोटे मॉलिक्यूल को जाने देगा, या किसको नहीं जाने देगा, जो लार्ज हैं और आयन जिनके पास है, वो चार्ज मॉलिक्यूल्स जो भी हैं उनको नहीं जाने देगा, तो उनको कुछ और रास्ता चाहिए कि वो जाए। तो यहाँ पे जो कैरियर प्रोटीन है, दैट बाइंड टू लार्ज मॉलिक्यूल एंड चेंज देयर शेप सो मॉलिक्यूल कैन डिफ्यूज थ्रू। ये हमने जो पढ़ा बिल्कुल एकदम वही प्रोसेस है। जो चैनल प्रोटीन है, अब ये एक तो हमने पढ़ लिया है कैरियर प्रोटीन कि वो अपनी शेप बदल देगा, एक है चैनल प्रोटीन। चैनल प्रोटीन मतलब कि उसमें क्या है, ये पानी के पोर्स दे देगा, ये पानी के पोर्स, प्रोवाइड वाटर फिल्ड पोर्स फॉर चार्ज्ड आयंस। ये तो लार्ज के लिए हो गया कैरियर प्रोटीन, और जो चार्ज्ड आयन जिनके पास है उनको जाने के लिए ये पानी के थ्रू, पानी में बहुत कम चार्ज होता है तो उनके थ्रू ये आ जा पाएंगे आयंस। ये सब हम किस में पढ़ रहे हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। अभी हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का एक बहुत सिंपल एग्जांपल है, किशमिश को हम रात को भिगो देते हैं, सुबह तक फूल जाती है। जो किशमिश की आउटर लेयर है वो बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे काम करती है, सेलेक्टिव चीजों को, जो अंदर की सॉल्यूट चीजें हैं उनको बाहर नहीं जाने देती हैं, पर जो बाहर में जो पानी है उसको सोक इन करती है, सोक इन। तो वो जब तक पूरी अपनी कैपेसिटी में फूल नहीं जाएगी तब तक बाहर से, बाहर पानी ज्यादा है, अंदर तो वो सूखा हुआ था, तो बाहर से अंदर की तरफ पानी के जो एटम्स हैं वो घुस जाएंगे, और हायर से लोअर की तरफ ही होता है ऑस्मोसिस भी। और इस तरीके से ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो गया। तो हमेशा याद रखिए ये किशमिश वाला एग्जाम्पल, तो ये हम भूलेंगे नहीं, ऑस्मोसिस का प्रोसेस, है ना। बिल्कुल, तो ये पानी इधर में ज्यादा था, इसमें कम था, ये पर ये सेलेक्टिव मेम्ब्रेन है, ये डिसाइड कर रही है किसको आने जाने देंगे हम, तो इधर से हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में आ गया चीजें। अभी हम आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने जो तीनों चीजें पढ़ी, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, तीनों ही टाइप हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट के और डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी, है ना, कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ डाउन हिल मूवमेंट को यूज कर रहे हैं, ऊपर से जो बॉल छोड़ी वो नीचे अपने आप लुढ़क के आ गई क्योंकि उसको अपने आप गति मिल रही है, हायर से लोअर की तरफ मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, है ना। तो ये चार्ट बना हुआ है बट इतना कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट समझिए, कुछ भी रटना इसमें होता ही नहीं। अभी हम पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, द डिफरेंस बिटवीन पैसिव में था कि एनर्जी नहीं चाहिए थी, अब तो यहाँ पे अब नीचे से ऊपर की तरफ बॉल किक करेंगे तो एनर्जी चाहिए हमको। एनर्जी कैसे मिलेगी, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी यूज किया जाएगा। जब एक एटीपी टूटता है तो उससे तीन चीजें निकलती हैं, पहला फॉस्फेट निकलता है, दूसरा एनर्जी निकलती है,
राइट। और उन्हें मैम मारेंगे। और तीसरा बन जाता है एडीपी, है ना। अभी कुछ बोल रहे हैं आप? नो मैम, मेरे ओके, बच्चे ऑन कर रहे थे। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो जब आप ये याद रखिए, जब भी एक एटीपी टूटता है तो 3 चीजें बनती हैं। पहला एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। दूसरा बनता है एनर्जी रिलीज होती है, और तीसरा फॉस्फेट, है ना। तो इससे जो एनर्जी रिलीज होगी हम उसी को यहाँ पर यूज करेंगे। अभी हम पढ़ेंगे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अभी जो हम पढ़ रहे थे वो था हायर से लोअर की तरफ पर, बहुत सारी जगह पर लो जिधर है, लो से हाई की तरफ भी मॉलिक्यूल्स को जाना पड़ता है। जैसे कि जो स्टमक की लाइनिंग है ना, उसके उधर में उस इधर की तरफ HCl है, अंदर की तरफ सब डाइजेशन चल रहा है। तो जहां डाइजेशन चल रहा है उसको HCl की जरूरत पड़ेगी। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि जितना एसिडिटी होगी तभी वहां पे खाना हजम हो पाएगा। तो अब इधर की तरफ उसकी मात्रा कम है, लो है, उधर की तरफ ज्यादा है। लो से ज्यादा की तरफ उल्टा मूवमेंट, है ना। लो से ज्यादा की तरफ उल्टा मूवमेंट, अप हिल मूवमेंट, आप इसको याद रखिए। जब उल्टा मूवमेंट होगा तो हमें एनर्जी के साथ यूज करके इन प्रोसेस को करना है। तो इसमें 3 एग्जाम्पल हम याद रखेंगे, ये जिसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी 2 हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सोडियम पोटेशियम पंप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम न्यूरल नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं तो नर्व कंडक्शन इसी माध्यम से होता है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर सोडियम आयन होते हैं, अंदर की तरफ सोडियम आयन कम होते हैं, बाहर की तरफ पोटेशियम आयन होते हैं, है ना। और इसी से जब वो सेल मेम्ब्रेन होती है वो रेस्टिंग पोटेंशियल में होती है, फिर वो पोलराइज्ड होती है, डीपोलराइज होती है। इस तरीके से प्लस माइनस चलता रहता है और इंफॉर्मेशन आगे पहुंचती रहती है ना। इसी तरह से इसी पंप को यूज करके सोडियम पोटेशियम पंप, तो आपके एग्जाम की दृष्टि से आपको याद रखना है कि कौन सा पंप यूज होता है जिससे नर्व कंडक्शन में हेल्प होगी, सोडियम पोटेशियम पंप। और ये कौन सा टाइप का ट्रांसपोर्ट है? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एनर्जी का तो यूज हो रहा है, एटीपी का यूज हो रहा है ना। और मतलब ये अप हिल है, मतलब लो से हायर की तरफ। ये है सोडियम पोटेशियम पंप। ये आप सोचिए कि ये एक न्यूरल मेम्ब्रेन है ना। जब भी बाहर से 3 सोडियम के एटम आएंगे, 3 सोडियम के एटम, तो इधर से 2 पोटेशियम आयन, है ना। सोडियम 3 होते हैं और पोटेशियम के 2 अणु होते हैं। इधर इसके 3 अणु और इसके 2 अणु, इस तरीके से ये इधर जा रहे हैं और ये इधर आ रहे हैं, उल्टा, है ना। एक जा रहा है, एक आ रहा है। एक जब ये उल्टी दिशा में होता है तो उसे कॉन्ट्रा बोलते हैं। ओके, किसी का हैंड रेज है? एल, किसी का हैंड रेज है? यस ललिता, मैम। हाँ जी ललिता। जी। यस मैम, इससे पहले आप कुछ बता रहे थे तो उसका नाम ही नहीं याद आ रहा मेरे को। किसका? इससे पहले, इसके जस्ट पहले आपने बताया था तो उसकी हेडिंग नहीं थी उसमें, प्राइमरी था। हाँ ये ये यस यस। प्राइमरी जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें एनर्जी का यूज होगा, वो 2 तरह का है, एक तो प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। जो प्राइमरी है उसमें एटीपी का यूज होगा। जो एनर्जी है वो किसके फॉर्म में है? एटीपी के फॉर्म में। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है सोडियम पोटेशियम पंप। इसका कहाँ काम में आता है? जो नर्व कंडक्शन होता है ब्रेन में, जो न्यूरल सेल आपस में कनेक्ट होते हैं और किसी भी इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचाते हैं, तो वो इसी के थ्रू होता है, सोडियम पोटेशियम पंप। एक्शन पोटेंशियल का नाम सुना होगा, है ना। तो जब सोडियम आयन होते हैं वो अंदर में जो सोडियम आयन कम होते हैं, बाहर में पोटेशियम होता है। बताइए, बोलिए ललिता सोडियम जी। पोटेशियम, हाँ सोडियम पोटेशियम पंप है। ये नर्व के लिए, ब्रेन के लिए यूज होता है। बिल्कुल, होता बहुत जगह पर है पर सबसे ज्यादा इसका इम्पोर्टेंस इसीलिए है। हाँ मैम, फिर से एक बार आप नाम बताइएगा। ब्रेन, नर्व। नर्व कंडक्शन लिखिए आप सिर्फ। ओके, हम नर्व जब कंडक्शन। हाँ, ओके और जब हम वो पढ़ेंगे ना नर्वस सिस्टम, तो दोबारा तो इसको रिवाइज करेंगे ही, क्योंकि सारे सिस्टम जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन हमेशा बार बार यूज हो जाती है। जी।
बाकी Thank you. कैल्शियम पंप और हाइड्रोजन इसको आप छोड़ दीजिए, सिर्फ इम्पोर्टेंट है हमारे लिए सोडियम पोटेशियम पंप, Okay. है ना। तो इस तरीके से वो एक ऊपर जा रहा है, एक अंदर आ रहा है। जब ये उल्टा हो रहा है ना कि एक आयंस बाहर जा रहे हैं, एक अंदर आ रहे हैं, तो ये हो जाता है कॉन्ट्रा। ठीक है, जब एक ही दिशा में दोनों तरह के आयन जाते हैं इस पैसेज के थ्रू, तो वो बन जाता है को। ये हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। सिर्फ ये याद रखिए ये नर्व कंडक्शन में यूज होता है और इसी तरीके से एक्शन पोटेंशियल काम करता है ना। तो सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल और ये न्यूरॉन एक्टिविटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो सेल मेम्ब्रेन, इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल, सेल के अंदर हमेशा सोडियम की मात्रा कम, बाहर में पोटेशियम की मात्रा ज्यादा, तो फिर वो अंदर आएगी, अंदर वाली बाहर जाएगी। ये जो चलता रहता है इसको रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं। जब उसमें चार्ज आयन ज्यादा हो जाते हैं तो वो पोलराइज्ड हो जाती है, फिर वापस नेगेटिव हो जाता है तो डीपोलराइज्ड हो जाती है। तो ये दो नाम आपको बार बार सुनने को मिलेगा, पोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड और रेस्टिंग पोटेंशियल। और ये जो पंप है ये ही नर्व कंडक्शन को कंट्रोल करता है। ये कंट्रीब्यूटर टू एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय नर्व सेल। तो ये तो मैंने अब ऐसे सारा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नर्व कंडक्शन। अभी ये मोटा मोटा हम एक चार्ट में समझने की कोशिश करेंगे। सेल ट्रांसपोर्ट हमने दो टाइप का पढ़ा, पैसिव पढ़ा, एक्टिव पढ़ा। पैसिव में हमने पहले पढ़ा सिंपल डिफ्यूजन, फिर पढ़ा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, उसके बाद पढ़ा ऑस्मोसिस। फिर अभी एक्टिव में भी दो तरह का पढ़ा, है ना। एक्टिव था प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये दो तरह के हो गए। प्राइमरी में हमने क्या पढ़ा, सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ा। और जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसमें एटीपी का यूज नहीं होगा। तो एटीपी का यूज नहीं होगा तो क्या होगा हमें देखना पड़ेगा। ये बाकी की चीजें अभी हम फिर से समझेंगे। तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट। ये क्या यूज करता है, ग्रेडियंट, जो एटीपी का यूज नहीं करते हुए ग्रेडियंट का यूज करता है ना। तो मैं आपको सीधे यहीं पे समझा देती हूँ। को ट्रांसपोर्ट यानी कि सिम्पोर्ट, जब वो जो हम देखे थे कि पाथवे में एक ही दिशा में चीजें जा रही थी, है ना। मान लीजिए कि सोडियम और पोटेशियम दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो वो सिम्पोर्ट हो जाता है। और जब पोटेशियम आयन एक तरफ जा रहे हैं और ये उल्टी दिशा में जा रहे हैं तो उसको काउंटर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ये इससे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। नीचे देखिए, है ना, जो ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल है वो सीधा एक ही बार में एक आयन जा रहा है तो वो यूनिपोर्ट हो गया। पर दो अलग अलग मॉलिक्यूल, ये सोडियम हो गया, ये पोटेशियम हो गया, ये एक ही दिशा में जा रहे हैं तो सिम्पोर्ट, और अलग अलग दिशा में जा रहे हैं तो कॉन्ट्रा। हो गया, सबको क्लियर है ना इतना, ये याद रखना है, इसको एंटीपोर्ट बोलेंगे, एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट। ये एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि दोनों में क्या फर्क है, को ट्रांसपोर्ट और काउंटर ट्रांसपोर्ट, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट। ये जो सोडियम है वो हमेशा याद रखिए सेल के अंदर कम होते हैं, बाहर में पोटेशियम ज्यादा होते हैं, तो ये डाउनहिल जा रहे हैं। अभी इसको मैं और आराम से समझाने की कोशिश करूंगी कि अभी हमने देखा कि मॉलिक्यूल जब हाई से लो की तरफ जाते हैं तो उसमें एनर्जी यूज नहीं होती है। अब कई बार क्या होता है कि कुछ मॉलिक्यूल इसी चीज का फायदा उठाकर, कि वो तो भाई बाहर से अंदर की तरफ आ ही रहे हैं, उनको तो एनर्जी लगी नहीं रही है, इसी का फायदा उठाकर सेल क्या करती है, जो अंदर से बाहर भेजना है, लो से हाई की तरफ भेजना है, इसी का फायदा, जब ये मूवमेंट हो रहा है उसी के साथ ही इसको भेज देती है, दोनों एक साथ हो जाता है ना। सोडियम बाहर से अंदर की तरफ आया, पोटेशियम अंदर से बाहर की तरफ उल्टी दिशा में गया, क्योंकि अंदर तो वो ज्यादा था, बाहर में कम था, और सोडियम अंदर की तरफ कम था, बाहर में ज्यादा था। तो ये उल्टा जो चीज हो रही है ना एक दूसरे की, तो एक तरफ तो डाउन हिल है, एक तरफ अप हिल है, तो इसमें एनर्जी जो बच गई वो अप हिल ने यूज कर ली, बाहर से कोई और यूज नहीं किया। तो इस तरीके से ये सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट काम करते हैं। ये उसी चीज को समझा रहा है, हम इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे।
ये भी उल्टा मूवमेंट है ना, एक अंदर आ रहा है एक बाहर जा रहा है। ओके, तो ये जो पहला था ये था एटीपी का यूज होके, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या यूज किया था हमने, एटीपी यूज किए थे। और सेकेंडरी में हमने क्या किए, सेकेंडरी में हमने मूवमेंट को यूज किया कि एक ऊपर जा रहा था एक नीचे आ रहा था, तो हम उसके साथ चिपक के चले गए। और एक ही दिशा में आ रहे हैं तो भी वो चिपक के किसी के साथ में बाइंड होके वो निकल लेते हैं कि भाई वहां पे तो एनर्जी लग नहीं रही है, हम भी उसी के साथ में क्रॉस कर लेते हैं। पर जब बल्क ट्रांसपोर्ट होता है तो फिर आता है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, बल्क वाला। अब ये वेसिकल्स होते हैं, कहाँ होते हैं, सेल में होते हैं, जो साइटोप्लाज्म में होता है, उसमें जो गोल गोल संरचनाएं होती हैं जो कि स्टोर करती हैं, उनको हम वेसिकल बोलते हैं। मैं एक बार दिखाई देती हूँ आपको। ये जो गोल गोल संरचना है लाल वाली, वैक्यूल, ठीक है, हम इसी को ही यूज करेंगे। ये स्टोर हाउस होता है, इन्हीं के थ्रू ये प्रोसेस होगी, ठीक है। तो इसमें दो हो गया, एक्सो और एंडो। जब सेल से अंदर से बाहर की तरफ, सेल के बाहर का स्पेस को बोलेंगे एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस, उसमें कोई चीज जा रही है, धक्का दिया जा रहा है उसको, भाई तुम बाहर जाओ, और बल्क में जा रही है चीजें, तो वो हो गया एक्सोसाइटोसिस। बाहर से कोई चीज अंदर आ रही है तो क्या करता है, जो बाहर का मेम्ब्रेन है ना, वो थोड़ा सा ऐसे सूडोपेडिया बनाता है, जैसे अमीबा बनाता है कि भाई उसको उसको मुझे निगल जाना है, तो वो अपने नकली संरचना इस तरह से हाथ पैर बढ़ाता है आगे और उसको निगल जाता है। फैगोसाइट इसको बोलते हैं, है ना, फैगोसाइट। यानी कि फैगोसाइट्स क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया को कैसे खा जाता है ना, इसी तरीके से, इसी प्रोसेस से खाता है। जो अमीबा होता है, हमने पढ़ा था साइंस में कि वो सूडोपेडिया बनाता है ना, नकली वाले पैर। तो इसी तरह से जो मेम्ब्रेन है वो ऐसे आगे बढ़ेगी और उस जो भी उसका रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल है, इंगुल करना, क्या, इनगल्फ करना। एनगल्फ करना, ओके ओके, तो वही, तो उसको एनगल्फ कर लेता है, राइट। तो ये हो गया फेगोसाइटोसिस। अगर इसी को सेल ड्रिंकिंग इसको बोलते हैं, किसको, पिनोसाइटोसिस इसको बोलते हैं। सेल ईटिंग मतलब खा जाना, है ना, एनगल्फ करना मतलब खा जाना, तो ये फेगोसाइटोसिस का काम है। पर पानी पीना, पानी भी तो लिक्विड वाली चीजें भी तो होगी ना, तो वो जो सेल करता है उसको बोलेंगे पिनोसाइटोसिस। ओके, तो ये दो चीज होगी, फैगो में वो निगल जाता है, खा जाता है, इसको सेल ड्रिंकिंग बोलते हैं, पिनोसाइटोसिस को। ये इस तरीके से ये एंडो में बना और फिर इसको खा गया अंदर, एनगल्फ कर दिया। ये बाहर जो मॉलिक्यूल थे, इसने अपनी शेप बदली मेम्ब्रेन ने और उसको एनगल्फ कर दिया। एक्सो में अंदर में एक वेसिकल बना हुआ था ऑलरेडी, उसमें स्टोर था, फिर इसने अपनी शेप बदली और उनको पुश आउट कर दिया, तो दिस बिकम्स, ये बन गया एक्सो। ट्रांस में क्या करेगा, ये इस पूरे इधर से इधर क्रॉस करके चले जाना है उसको, वो बीच में रुकेगा नहीं सेल के अंदर। फैगो हो गया, ये पिनो हो गया। और रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, ये भी एक नया टर्म है कि इसमें क्या करता है, जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, जैसे इंसुलिन का कोई भी हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर कैसे काम करते हैं, उनके सेल मेम्ब्रेन में रिसेप्टर्स होते हैं, है ना। तो अभी हम बहुत ही सिंपल तरीके से मैं सबको समझाना चाह रही हूँ, इसलिए उसको बोल रही हूँ कि सेल ड्रिंकिंग, उसमें लिक्विड का ज्यादा यूजेज, अगर लिक्विड के लिए अगर ये टर्म होगा तो ज्यादा इसके लिए सही है। और अगर जब हम बड़ी चीजों को वो इनहेल कर रहा है और एनगल्फ कर रहा है, तो वो हो गया सेल ईटिंग, ये है ना, सेल ईटिंग, सेल ड्रिंकिंग। और रिसेप्टर मीडिएट की मैं अभी बात कर रही हूँ कि वो कुछ सेंसिटिव उनके रिसेप्टर होते हैं, उनके साथ में वो चीज चिपक के पूरा क्रॉस करके इधर से उधर निकल जाएगा, वो इसमें रुकेगा नहीं। जो भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो इसके थ्रू चिपक के हो रहा है रिसेप्टर्स में। और रिसेप्टर्स क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर और जो भी हार्मोन्स हैं वो इसी तरीके से काम करते हैं। उनके जो रिसेप्टर्स हैं उनको वो सेम का सेम होगा, इंसुलिन के लिए अलग रिसेप्टर होगा, फिर एंडोर्फिन के लिए अलग होगा, सेरोटोनिन के लिए अलग होगा। इनके जो रिसेप्टर्स हैं वो उन्हीं में बाइंड होते हैं और उन्हीं को अपना इंफॉर्मेशन शेयर आगे पहुंचाते हैं। ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, सबको समझ में आ गया ना, एक बार थम्स अप कर दीजिए। एनगल्फिंग, सेल ईटिंग, सेल ड्रिंकिंग, और ट्रांस में उधर से इधर क्रॉस होके चला जाएगा। ट्रांस अभी हमने जो पढ़ा वही है, ट्रांसपोर्टिंग द सब्सटेंस बिटवीन टू एनवायरमेंट,
वो दोनों, वो सेल के ना इधर वाले को नुकसान पहुंचाएगा ना उधर वाले को पहुंचाएगा, बस वो इधर से जो भी चीज है उसको क्रॉस करके उधर में चला जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल है जो HIV का वायरस है ना, वो इसी का फायदा उठा के एक तरफ से दूसरी तरफ चला जाता है ना, इसी का फायदा उठाकर वो मिस हो जाता है, उसको वो एनगल्फ नहीं होता है, और वो इसी तरह से ट्रांससाइटोसिस का फायदा उठा के वो एक दूसरे से, एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में क्रॉस हो जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, ट्रांससाइटोसिस HIV से कैसे वो इसको हेल्प कर देता है उस टाइम पर। ये इधर से मॉलिक्यूल आए, फिर ये जो है इसमें एनगल्फ हुए, फिर इधर से निकल गए वापस बाहर, है ना, इधर से आए, इसमें रुके नहीं, बाहर निकल गए। तो ये ट्रांस, इसमें कौन मदद करता है, इसमें ये केवलिकॉल, क्या नाम लिखा है इसका, हाँ, ये इनके थ्रू ही इधर से आए, रुके नहीं, क्रॉस कर गए, बस हमें इतना याद रखना है। ओके, सो अभी ट्रांसपोर्ट प्रोसेस जितनी भी है वो हमने कंप्लीट कर ली है। तो अभी एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इस चार्ट के जरिए, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। सेल ट्रांसपोर्ट दो तरह का, पैसिव, एक्टिव। पैसिव में एनर्जी नहीं यूज होगी, एक्टिव में एनर्जी यूज होगी। पैसिव में किस किस में एनर्जी नहीं होगी, सिंपल डिफ्यूजन, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो की तरफ, ऑस्मोसिस हाई से लो की तरफ, मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर का मूवमेंट। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में क्या होगा, जाएंगे तो चीजें पर एनर्जी भी यूज नहीं होगी, बस वो किसी के साथ चिपक के जाएंगे। प्रोटीन चैनल्स का यूज करेंगे, कैरियर प्रोटीन का यूज करेंगे, इन दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। प्रोटीन चैनल्स क्या होंगे, लाइक ए टनल, एक रास्ते बन जाते हैं और उनके थ्रू ये चीजें हो जाती हैं। और जो इसके थ्रू क्या जाता है, पानी के जो वाटर पोर्स थे वो उनके साथ में आयन इसमें चिपक के अंदर आ जा रहे थे। जो लार्ज मॉलिक्यूल है वो कैरियर प्रोटीन के साथ में चिपकते थे, वो अपना शेप बदलता था और सेल के अंदर चले जाते थे। तो इस तरीके से हमने अपना पढ़ा फैसिलिटेड डिफ्यूजन। अभी हम आगे चलेंगे। एक्टिव में दो था, एक तो पंप, प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में था सोडियम पोटेशियम पंप, और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में था ग्लूकोज और सोडियम पंप। ये आपका याद रखिएगा, ग्लूकोज सोडियम पंप, ग्लूकोज सोडियम पंप। जहां पे भी ग्लूकोज की जरूरत होती है तो उसको सोडियम के साथ में चिपक के, जब सोडियम एंटर हो रहा होता है सेल में, क्योंकि सोडियम तो सेल के अंदर कम होता है हमेशा ही, तो जब वो सोडियम बाहर से अंदर की तरफ आ रहा होता है तो ये अंदर से बाहर की तरफ, ग्लूकोज की मात्रा हमेशा सेल के अंदर ज्यादा होती है, राइट। जैसे भी मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, वहां पे खाना पच रहा है, वहां तो बहुत सारा ग्लूकोज है, उसको बाहर जाना है, तो जो सोडियम है वो बाहर से अंदर की तरफ आएगा, ग्लूकोज अंदर से बाहर की तरफ जाएगा। और इसमें इस सिस्टम का ये कॉन्ट्रा वाला हो गया ना, एक अंदर आ रहा है एक बाहर जा रहा है, तो सोडियम ग्लूकोज पंप किसका एग्जाम्पल है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। आप लिख लीजिए, वो मैंने शायद इसमें मिस कर दिया। फिर जो बल्क ट्रांसपोर्ट है, जो ज्यादा चीजें एक साथ जाती हैं तो वो वेसिकल ट्रांसपोर्ट में जाती हैं। तो उसमें दो चीजें हैं, एक्सो, एंडो। सेल से जो बाहर धक्का दिया जा रहा है, बाहर जा रही है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जो चीजें जा रही हैं वो है एक्सो, और एंडो मतलब सेल के अंदर एनगल्फिंग जिसमें होता है वो है फैगोसाइटोसिस, यानी कि सेल ईटिंग। इस वर्ड से हम उसको याद रखेंगे, सेल ईटिंग। पिनोसाइटोसिस सेल ड्रिंकिंग। और रिसेप्टर मीडिएटेड मतलब कि वो किसी रिसेप्टर के साथ चिपक कर अंदर आती हैं। अब इसमें सिर्फ एक रह गया था, वो है ट्रांस, मतलब कि उसमें बीच में रुकेगी नहीं, एक से दूसरी तरफ निकल जाएगी। ये हमने उस दिन पढ़ा था, ये न्यूक्लियस है जो बीच का सेंटर का हिस्सा है। इसके अंदर जो और इसका केंद्र होता है वो न्यूक्लियोलस होता है। इसमें जो भरा होता है लिक्विड वो है न्यूक्लियोप्लास्ट। ये इसकी संरचना। इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ऊन के गोले के जैसे होता है और क्रोमेटिन फॉर्म में रहता है, पर जब सेल डिवीजन की बारी आती है तो वो इस तरह का निर्माण कर लेता है, इस तरह की संरचना का। ये जो देख रहे हैं ना आप, तो फिर वो यहाँ से बीच में से टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इधर एक सी या यू मान लीजिए, ऊपर का एक यू अलग हो जाता है, नीचे का यू अलग हो जाता है, और एक से दो सेल बन जाते हैं। इस तरीके से एक से दो बन जाते हैं। ये क्या किससे मिलके बना है, क्रोमेटिन से मिलके बना है। ये क्या है, जीन, हमारी जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, हमें इतना ही याद रखना है। ये एक न्यूक्लियस है,
फिर उसमें से यहाँ पे 2 बना, फिर वो और दूर गया और दूर गया और ऐसे पूरे 2 अलग अलग का निर्माण हो गया। साइटोप्लाज्म क्या है? वो लिक्विड है जिसमें सारे ऑर्गेनल्स तैरते रहते हैं या इधर उधर हैं, और ये जेली लाइक स्ट्रक्चर है, पानी 80% है इसके अंदर। ये कहाँ होता है? ये एक न्यूक्लियस से उसके सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो भी पानी है, जो प्लाज्मा जेली है, वो इसी साइटोप्लाज्म है, और इसमें कुछ काम का है नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस बोलते हैं। ये इसमें जो ये क्या होता है, जो राइबोसोम का निर्माण तो होता है न्यूक्लियस में, फिर वहां से वो निकल कर दूसरी दूसरी जगह जाते हैं, जैसे ईआर पे कहीं चिपक जाते हैं। ईआर क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में है, राइबोसोम का काम है प्रोटीन का निर्माण करना। और जो ये यहाँ पर जो प्रोसेस होता है, इसमें ये इसको माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं हम पावर हाउस ऑफ द सेल। तो यहाँ पे सिंथेसाइज एनरिच कंपाउंड एटीपी है ना। तो ये एटीपी की हर एक इंसान को, हर एक सेल को काम करने के लिए, एनर्जी के लिए जो चीज चाहिए वो है एटीपी, और उनका निर्माण यहाँ पर होता है। अभी ईआर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो वहां से बने राइबोसोम, कहाँ? न्यूक्लियस में, फिर वहां से निकले, फिर कुछ जहां पर चिपक गए, जहां चिपक गए वो हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहां नहीं चिपके, ये देखिए कितना स्मूथ, ये वाला स्मूथ, और ये है रफ। और इनमें जो ये छोटे छोटे हैं, ये हैं राइबोसोम्स। इनका फंक्शन पढ़ लेते हैं। इट गिव्स इंटरनल सपोर्ट टू द साइटोप्लाज्म। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन का निर्माण करती है, और मेम्ब्रेन प्रोटीन को भी बनाती है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड का निर्माण करती है सेल मेम्ब्रेन के लिए, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन तो बनी ही लिपिड से है। और लिवर में ये क्या करती है? ये डिटॉक्सिफाइड ड्रग्स को करती है। ठीक है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिवर में ड्रग्स और पॉइजन, कोई भी टॉक्सिक मटेरियल है ना, तो हमने वही मैंने कल बताया था आपको कि जो लिवर में, बताइए शालिका अग्रवाल जी। जी मैम, मुझे पूछना था कि अभी जैसे आपने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम्स वो बनाते हैं, न्यूट्रिशन बनाते हैं, है ना? हाँ 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 जी, तो अभी अपने एंडोप्लाज्मिक में जैसे RER सिंथेसाइजेस सेक्रेटरी प्रोटीन्स एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, तो इसमें हाँ। राइबोसोम्स बनाते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है प्रोटीन? बनाता तो राइबोसोम ही है, ये सिर्फ उसको हेल्प करता है कि कौन सी मतलब उसमें क्या क्या कमियां रहेगी उनको पूरा करता है सिर्फ, ओके। है ना। यूजेबल फॉर्म में सेल को जो चाहिए उसकी बनाता तो वही है, राइबोसोम ही बनाता है प्रोटीन। ओके, हाँ। थैंक यू। और लिवर में यही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ड्रग्स को और जो टॉक्सिन्स जो भी हैं बॉडी के, उनको निकालने का काम करता है, डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। मसल सेल में क्या करता है? कैल्शियम आयन बनाता है, तो देखिए स्टोर करता है, सॉरी। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सिर्फ आप इनकी जो फंक्शंस है ना, उनको एक बार बस मैं जब रीड आउट करूं तो ध्यान देते रहिए, कोई भी कहीं पे किस तरह का क्वेश्चन आ जाए पता नहीं। मेनली ऐसे ही आता है कि कौन सा चीज किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आप बस सुनते रहिएगा। गोल्गी बॉडी, ये जो इनकी फोल्ड लाइक जो ये फोल्ड वाली स्ट्रक्चर्स है ना, ऐसे प्यारी सी फोल्ड हो रखी हैं सब, इनको सिस्ट्रेन बोलते हैं, है ना। तो ये जो इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल, वेसिकल हमने ट्रांसपोर्ट अभी बहुत अच्छे से पढ़ लिया, तो ये इनके थ्रू ही चीजें इधर से उधर जाती हैं। इसको किसने डिस्कवर किया था? तो कैमिलियो गोल्गी ने किया था, इसीलिए इसका नाम गोल्गी बॉडी पड़ा। जो सैक्स हैं वो फ्लैट होते हैं, मतलब इस तरीके से, जो ये फोल्ड वाली स्ट्रक्चर है इसको सिस्ट्रेन बोलते हैं। इसके 2 एंड होते हैं, ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ, ये सुन लीजिए, ये क्या करता है? ये मॉडिफाई करता है पैकेट, उसको कैसे पैक करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, जो भी चीजें बनी हैं उनको सेल कैसे यूज कर पाएगा, तो उसका पैकिंग, ट्रांसपोर्टिंग, इन सब का काम क्या करता है? गोल्गी बॉडी करता है। पैकिंग, ट्रांसपोर्टिंग, डिलीवर सिंथेसाइज मटेरियल टू वेरियस टारगेट सेल इन द सेल और आउटसाइड बॉडी। तो जैसे ये ट्रांसपोर्टर का काम करता है, जैसे चाहिए उसको वैसे पैक करेगा,
उसको भेजेगा, उसको डिलीवर करेगा, जो जो मटेरियल सेल को चाहिए। और क्या करता है ये, वैक्यूलोल्स बनाता है और सेकेंडरी वेसिकल बनाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी सामान को बल्क ट्रांसपोर्ट के लिए। हमने पढ़ा जो बल्क ट्रांसपोर्ट में हम क्या क्या यूज होते हैं, वेसिकल ट्रांसपोर्ट यूज होता है। वो कैसे होता है, पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, ट्रांस और उसके मीडिएटेड, रिसेप्टर मीडिएटेड, है ना, ये 4 हमने पढ़ लिए थे। तो ये वेसिकल वहीं पे काम आते हैं। ये देखिए इनकमिंग ट्रांसपोर्ट, ये इसमें आया फिर इधर पे निकल गया, ट्रांसफेस, है ना, इसके पूरा क्रॉस करके इधर पे आ गया है। जो भी सामान को उधर से इधर आना था वो क्रॉस हो गया है। फॉर्म्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम्स। तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लाइसोसोम को बनाने के लिए हेल्प करता है, तो वो है गोल्गी बॉडी, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के लिए तो बहुत हेल्प कर रहे हैं, और भी हेल्प कर रहे हैं, जो लिपिड्स बना रहा था ये लाइसोसोम को बनाने में हेल्प करता है। ये गोल्गी बॉडी एट वर्क। तो इस तरीके से इसने एनगल्फ किया। ये लाइसोसोम भी तो यही काम करता है ना, इसको हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसके जो अंदर एंजाइम्स होते हैं वो उसको पूरा पचा देते हैं। ये मॉलिक्यूल्स का जो एक्सचेंज हो रहा है, ये वेसिकल के थ्रू चीजें आ रही हैं, जा रही हैं, है अभी लाइसोसोम्स। ये स्मॉल स्फेरिकल सिंगल मेम्ब्रेन है, ये कहीं पे भी मिल जाएगी साइटोप्लाज्म में। इसके अंदर क्या भरा होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। ये एनिमल सेल में होती है और थोड़ी बहुत मात्रा में प्लांट सेल में होती है। ये क्या करती है, डाइजेशन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स, डाइजेस्टिंग। तो इसी तरीके से प्रोटेक्ट सेल बाय डिस्ट्रॉइंग फॉरेन इन्वेडर्स लाइक बैक्टीरिया और वायरस, इनको खत्म करने के लिए काम करती है। और किस प्रोसेस से खत्म करती है, फैगोसाइटोसिस, डिग्रेडेशन ऑफ वॉर्न आउट ऑर्गेनल। इसमें जो आरबीसीज भी इसी में आके अपना मतलब डाइजेस्ट हो जाते हैं। डेड सेल परफॉर्म ऑटोलाइसिस, ऑटोलाइसिस मतलब कि उनके टूटना, उनकी बेसिक फॉर्म्स में वो टूट जाते हैं। वैक्यूल्स, ये टोनोप्लास्ट हैं, ये वैक्यूल्स हैं। तो सिंगल मेम्ब्रेन सेक फिल्ड विद लिक्विड। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, लिक्विड में क्या क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है, शुगर हो सकता है, और शुगर का बेसिक हमारा है ग्लूकोज होता है एक्चुअली, आयंस। In animal cells, vacuoles are temporary, small in size and few in number. In plant cells ये ज्यादा होते हैं, maybe, okay. ये क्या करते हैं, ये स्टोर करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स को। कहाँ ज्यादा होते हैं, प्लांट सेल में। कहाँ कम होते हैं, एनिमल सेल में। मेंटेन ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ द सेल, क्योंकि ये वाटर फिल्ड ऐसे क्या बोलेंगे, सैक है, मतलब पानी से भरे थैले की तरह है। तो ये क्या है, प्रेशर मेंटेन करने के लिए काम करते हैं, सेल का प्रेशर मेंटेन के लिए काम करते हैं। और क्या करते हैं, जैसे अमीबा है, अमीबा में ये इसमें फूड स्टोर होके रह जाएगा, फूड स्टोरेज का काम करते हैं, प्रेशर मेंटेन करते हैं। ये 2 चीजें आप इसमें याद रख लीजिए। और क्या करते हैं, रिजिडिटी, रिजिडिटी मतलब कि उसको एक शेप देने का काम करेंगे। अंदर पानी का थैला भर के रख दिया है जो कि स्ट्रांग है, अब वो थोड़ा बेंड नहीं हो रहा है, और अपना उसका एक शेप बनाए रखने के लिए ये उसको मदद कर रहा है। सेंट्रोसोम, ये इस तरीके से पाइप जैसी संरचना होती है, अलग अलग इस तरीके से आप देख सकते हैं इसको, राइट। सेंट्रोसोम इज द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। अब ये कहाँ पर है, न्यूक्लियस के पास होता है, पहली चीज, है ना। और इसके 2 स्ट्रक्चर होती हैं, जिसमें बोलते हैं सेंट्रियोल्स, जो कि खाली है, इस खाली वाले को बोलते हैं सेंट्रियोल्स। और इस तरीके से ये अरेंज होते हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर चिपके रहते हैं। पहली चीज तो ये जो स्पिंडल है ना, ये एक तो मदद करते हैं मेम्ब्रेन को खड़ा रखने के लिए, जो सेंट्रियोल्स हैं, इसमें जो स्पिंडल्स होते हैं। और दूसरा इसका बहुत बड़ा रोल है कि जब जो डीएनए, जो क्रोमेटिन है, वो डीएनए की फॉर्म में आता है, दोनों तरफ यू टाइप की संरचना बन गई एक डीएनए की, जो लेडर होती है डीएनए की। फिर उनको दोनों तरफ से सेंट्रिसोम्स खींचते हैं, इधर से उसके सेंट्रिसोम के धागे खींचेंगे, इधर से खींचेंगे, और फिर वो 1 से 2 बन जाएंगे, टूट जाएंगे। तो कौन खींचने का काम करता है, इसके स्पिंडल्स, सेंट्रिसोम के स्पिंडल्स उस डीएनए को खींचेंगे, उस क्रोमेटिन को
वो सॉरी क्रोमेटिन तो नहीं बोलेंगे, अब तो डीएनए बन गया, तो उसको जो क्रोमोसोम है उसको खींचेंगे दोनों तरफ से, तो 2 यू अलग अलग टूट जाएंगे और धीरे धीरे उनसे एक 2 सेल का निर्माण हो जाएगा एक से। तो इसका क्या फंक्शन हुआ, सेल मेम्ब्रेन को मजबूती प्रदान करता है, सेल डिवीजन में काम करता है। और ये सीलिया क्या होते हैं, जो रोमिक संरचना होती है जिससे कि जो इंटेस्टाइन में भी अपना फूड पुश करने में मदद होती है, नाक में सीलिया होते हैं जिससे फॉरेन बॉडी रुक जाता है, तो ये उनके निर्माण में भी हेल्प करता है। अभी हम बढ़ेंगे पेरोक्सीजोम्स। पेरोक्सीजोम्स a lipid bilayer membrane surrounds which regulates the enter exit of the peroxisome। इसकी खुद की भी एक फिर से एक बायलेयर संरचना है लिपिड की इसके पास, है ना। इसकी संरचना बहुत ही ज्यादा लाइसोसोम की जैसे ही होती है, पर उसके कंपोजिशन डिफरेंट होता है। उसमें वो क्या करता है, वो तो डाइजेस्ट करके बैक्टीरिया को खत्म करता है ना, इसके पास एक अपनी लिपिड की लेयर है। और ये किस में करते हैं मदद, बडिंग ऑफ ईआर और सेल डिवीजन में ही मदद करते हैं। तो पेरोक्सीसोम्स कहाँ काम आ रहे हैं, ईआर की बडिंग में और सेल डिवीजन में। और लाइसोसोम किसने बनाया था, कौन बनाने में हेल्प किया था, जल्दी बताइए प्लीज, ओपन योर माइक। कोई भी एक, लाइसोसोम बनाने में किसने मदद किया था? ये देखिए, गोल्गी बॉडी फॉर्म्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम, राइट। और सेंट्रोसोम सॉरी पेरोक्सिसोम में किसने हेल्प किया, बर्डिंग ऑफ ईआर। ओके, अभी H2O2 क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, है ना। ये पेरोक्सिसोम में बनता है। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या यूसेज है, कैटलाइज डिग्रेड हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू यील्ड वाटर, इनसे वाटर एंड ऑक्सीजन बनाने के लिए वो इसमें मदद करता है। प्रोटीन आर डायरेक्टेड टू पेरोक्सिसोम्स बाय अ यूनिक सिग्नल सीक्वेंस विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन पेरोक्सीन्स। पेरोक्सीन नाम के एक प्रोटीन से या यहाँ पर जो प्रोटीन होते हैं कहाँ पहुंचते हैं, पेरोक्सियोम में। और जो H2O2 होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसको टूट के वो हाइड्रोजन आयन यूज कर लेता है और ऑक्सीजन यूज कर लेता है। इसका फंक्शन पढ़ लेते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म और क्या करेगा, इसी माध्यम से वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है। कौन करता है, पेरोक्सियोम्स। हेल्प इन फोटो रेस्पिरेशन इन प्लांट, ओके, हेल्प्स इन फोटो रेस्पिरेशन इन प्लांट, कौन, पेरोक्सियोम्स। बायोसिंथेसिस ऑफ लिपिड करता है। फिर कोलेस्ट्रॉल एंड डायलियोकॉल आर सिंथेसाइज इन एनिमल्स, तो एनिमल में कोलेस्ट्रॉल बनाने में मदद करता है। सिंथेसाइज बाइल एसिड इन लिवर, तो इसका बहुत सारा रोल है। अब ये जो वो बाइल है उसको बनाने में भी मदद कर रहा है। सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा लुगेंस, जो माइलिन शीट होती है, कहाँ होती है माइलिन शीट, बताइए। नर्व्स में, नर्व्स एक्सोन में, में। या तो ये उसके लिए भी सिंथेसिस का काम करता है। तो इसने क्या क्या बनाया, बाइल एसिड लिवर में बनाया, माइलिन शीट बनाया, कोलेस्ट्रॉल बनाया, लिपिड्स बनाए हमारे, और फोटो रेस्पिरेशन में मदद किया प्लांट्स में, और H2O2 मेटाबॉलिज्म में काम आया, और डिटॉक्सिफिकेशन। बस सुन लीजिए, कहीं पे कहीं कोई क्वेश्चन आए तो हमारे काम की इंफॉर्मेशन है। प्लास्टिड्स, अब ये क्या है, प्लास्टिड्स आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स फाउंड इनसाइड प्लांट एंड सम एल्गीज में भी होते हैं, है ना। तो ये इंसान में तो नहीं है प्लास्टिड्स। तो ये इस तरह के हैं प्लास्टिड्स, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। दे आर ऑफन कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स दैट कैन चेंज कलर, तो जो पौधों के कलर चेंज होते हैं उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। क्लोरोप्लास्ट जो कि फोटोसिंथेसिस में भी काम देता है। इस तरीके से हम इसको याद रख लेंगे कि प्लांट प्लास्टिड ये हमारे लिए नहीं है, उनमें ज्यादा इसका रोल है, प्लांट प्लास्टिड। और इनके क्या क्या है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। इस तरीके से हम इनको याद रख लेंगे। अभी ये क्रोमोप्लास्ट ये है, इस तरह से डिफरेंट कलर दे रहा है। कैरेट का कलर इस तरीका का अच्छा सा क्यों है, क्योंकि उसमें कैरोटीन होता है। मैंगो का कलर ऐसा येलो क्यों है, क्योंकि उसमें ज़ेंथोफाइल होता है।
टमेटो में क्या होता है, लाइकोपीन होता है। जो लाइकोपीन होता है वो जब कंसंट्रेटेड फॉर्म में हम यूज करें तो ये स्किन कैंसर से बचाता है। इसलिए बोलते हैं कि रॉ टमेटो से उसके जो टमेटो को पका लो आप, उसका गाढ़ा प्यूरी बना के अगर खाएंगे तो वो दैट हेल्प्स इन, क्योंकि जितना कंसंट्रेटेड होगा उसमें लाइकोपिन उतना मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है। जो कैरोटीन होता है वो, कैरोटीन तो और भी बहुत सारी चीजों में होता है, कैरेटीन अलग है, ये है कैरोटीन, राइट। कैरोटीन अलग है, कैरेटीन से तो जो हमारे हेयर वगैरह, नाखून वगैरह, इनमें जो होता है ना, वो कैरेटीन है। क्लोरोप्लास्ट का यूज होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन मेनली इन प्लांट्स, यूजुअली स्फेरिकल, ये स्फीयर जैसे ही होते हैं। और ये क्या है, स्ट्रोमा, गाना स्टैक, ओके ओके ओके। स्ट्रोमा इज ए कलरलेस डेंस फ्लूइड, इसके अंदर जो लिक्विड भरा होगा वह है स्ट्रोमा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि फंक्शन क्या है इसका। इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो बेसिकली तो ये करता क्या है, ये यूज करता है फोटोलाइट और खाना बनाता है। जो प्लांट्स आर हैव देयर ओन किचन जो हम बोलते हैं, उसमें ही ये प्रोसेस काम आएगी। प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स, स्टेम एंड वेजिटेबल। क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट ल्यूकोप्लास्ट, ये भी अलग अलग टाइप का है। अब जो पोटैटो है उसमें क्या होगा, स्टार्च है। जो मेज है उसमें है प्रोटीन की मात्रा, तो इसमें भी कमी है, ज्यादा तो कार्ब्स ही होता है मेज में भी। कैस्टर ऑयल, ये है फूड ऑयल। तो ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड दैट स्टोर फूड। तो इनमें हर एक में क्या स्टोर कर रहा है, वो ल्यूकोप्लास्ट है। तो जो पोटैटो है इसमें स्टार्च, मेज में क्या कर रहा है, प्रोटीन स्टोर कर रहा है। कैस्टर में क्या कर रहा है, ऑयल। ऑयल में क्या होगा, फैट होगा, लिपिड्स होंगे। साइटोस्केलेटन, ये भी एक सेल को मजबूती प्रदान करने में मदद करता है। हम इसको कैसे याद रखेंगे, स्केलेटन क्या करता है, हमारा बॉडी का शेप बनाए रखता है और मजबूती देता है। वैसे ही साइटोस्केलेटन भी इसी तरह से काम करता है। ये इसमें क्या होता है, माइक्रोट्यूबुल्स और माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं। इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ द वॉल, स्ट्रक्चर देता है और सेलुलर मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है एक्चुअली। इसमें भी वही स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि खींचने में मदद करते हैं, ये भी मदद करता है। ओके, तो ये एक टोटल समरी है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है। वो तो हमने इतना लंबा चौड़ा उसका पढ़ लिया है कि वो ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन करता है, मॉलिक्यूल करता है। फिर सोडियम पोटेशियम पंप, तो न्यूरल कंडक्शन में भी हेल्प करता है। साइटोसोल क्या करता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड अमीनो एसिड करता है। मैं ये सारे स्लाइड सर को भेज दूंगी, तो फिर वो आपको शेयर कर देंगे अगर आपको इसमें से कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए। नहीं तो आप जो ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे उसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो तो सबको पता है, पावर हाउस है। इसमें तो एटीपी का निर्माण होता है, एनर्जी रिलीज होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, ये लिखा है पर ये इसको बनता है, जो प्रोटीन बनाएगा राइबोसोम भी बनाता है, और ये बना के उसको और अच्छे फॉर्म में, जो कि सेल में कुछ लिखा किसी ने, ओके ओके ओके, अंडरस्टूड। तो उसको जिस तरीके से सेल उसको यूज कर पाए उसको मॉडिफाई कर देता है। अच्छा, इसमें कार्बोहाइड्रेट की कमी है, ऐड कार्बोहाइड्रेट। इसमें प्रोटीन की कमी है, ऐड प्रोटीन। जो भी सेल को जरूरत है उस हिसाब से ये उसमें चेंजेस करता है। और गोल्गी अपरेटस क्या करता है, ये तो ट्रांसपोर्टर है ना। अभी उसको पैक करेगा, भेजेगा, डिलीवर करेगा, तो ये तो एकदम पैकर्स मूवर्स का काम करता है। तो इस तरीके से आप याद रखिए। लाइसोसोम क्या है, ये तो आत्महत्या की थैली है, ये तो सबको डाइजेशन, सेलुलर डाइजेशन में हेल्प करेगा। पेरिक्सियोम्स क्या है, इसके हमने बहुत सारे यूटिलाइजेशन पढ़े थे कि H2O2 मेटाबॉलिज्म, और क्या क्या थे इसके, एक बार हम रिवाइज करते हैं यहाँ से, ये बहुत सारे थे। पेरिक्सियोम्स कहाँ गया, yes here function, okay। H2O2 metabolism, detoxification, फिर photo respiration in plants,
बायोसिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल बनाता है, बाइल बनाता है लिवर में, और माइलिन शीट बनाता है। ये मेरे को याद रखने के लिए हमें सबको जरूरत है कि ये माइलिन शीट के निर्माण में भी मदद करता है। लास्ट स्लाइड। ओके, अब जो साइटोस्केलेटन है ये मदद करेगा, एक तो उसकी जो सेल है उसकी मॉर्फोलॉजी मतलब कि स्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान करना, यही मॉर्फोलॉजी है। मोटिलिटी मतलब उसके मूवमेंट में मदद करेगा, क्योंकि अब वो इतना उसके स्पिंडल हैं तो तभी वो सेल का मूवमेंट में इधर से उधर जा पाएगा। और एक जो इसमें नहीं लिखा है वो है सेल डिवीजन में मदद करेगा। न्यूक्लियस क्या करता है? डीएनए का सिंथेसिस करता है, उसका रिपेयर करता है। ओके, अभी दो तरह के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम नहीं देख पाते, तो उनके पास में ये होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, बहुत ही छोटे से होते हैं वो, है ना। जो बड़े होते हैं, थोड़े डेवलप होते हैं, जिनमें एक से ज्यादा क्रोमोसोम होते हैं, वो यूकैरियोटिक सेल हैं। तो न्यूक्लियस इज अनडेवलप्ड किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। ओनली वन क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। मेम्ब्रेन जो होती है वो ऑर्गेनल्स इसमें कई बार एब्सेंट भी होते हैं, जो उनकी साइज है बहुत छोटी सी है। फिर एग्जाम्पल क्या हो गए? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। जो यूकैरियोटिक है इनका न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, इसमें एक से ज्यादा क्रोमोसोम अवेलेबल होते हैं, और मेम्ब्रेन होती है और ऑर्गेनल्स भी होते हैं। जो साइज है वो 5 to 100 माइक्रोमिलीग्राम है। फिर एग्जाम्पल है ऑल अदर, मतलब जो भी इनके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको छोड़ के जो भी हम बड़े जितने भी हैं एक से ज्यादा क्रोमोसोम वाले, वो इसमें आ जाएंगे। अभी एनिमल सेल, प्लांट सेल। एनिमल सेल जो होती है जनरली स्मॉल इन साइज, इनकी बड़ी होती है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, उसमें सेल वॉल होती है। हमारे पास होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इधर प्लास्टिड्स आर एब्सेंट। प्लास्टिड प्लांट प्लास्टिड, प्लास्टिड किस में होगा? प्लांट सेल में होगा। जो वैक्यूलोल्स हैं वो स्मॉल होते हैं और कम होते हैं, इसमें ये क्या करते हैं ना, वो स्टोर करते हैं वैक्यूलोल्स। जैसे कि हमने देखा था कि वो उसमें पटेटो में स्टार्च स्टोर कर रहा है, और उसमें फैट स्टोर कर रहा है सोयाबीन के सीड में। तो ये जो है ये स्टोर हाउस होते हैं वैक्यूलोल्स, है ना। और सेंट्रियोल्स इसमें नहीं होते हैं, इसमें होते हैं प्लांट सेल में। ठीक है, सेंट्रियोल्स कहाँ होते हैं? प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं और इसी में होते हैं। ये मैंने उल्टा बोल दिया ना। प्लास्टिड्स किस में होते हैं? प्लांट सेल में। सेंट्रियोल्स होते हैं एनिमल्स में। ये हमें याद रखना है। थैंक यू सो मच। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो बोलिए, कल हम लोग टिश्यू पढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम प्रेयर कर लेते हैं। जी जी, आर्यन शर्मा बताइए। जी मैं बेटे से मैं जुड़ी हूँ मोबाइल से। जी ललिता हूँ मैं। और जी, ओ मैम, मैम इसमें जैसे ना थोड़ा सा हम लोग मेरे लिए टफ पड़ रहा है, तो इसको कैसे मतलब थोड़ा सा अगर आप कोई कैसे इसको करें कि मतलब क्वेश्चंस इसके कैसे रेडी करें। आपको क्या टफ पड़ रहा है ये पहले ही बताइए। कि मतलब सेल की ये बहुत ही बेसिक बेसिक जो उसकी चीजें हैं, आप उनके नाम सुनते जाइए, उनके काम मतलब जो भी इंपॉर्टेंट कुछ कुछ आपको लगे वो बस सुनते जाइए। आप सुनेंगी भी ना 1 घंटा पूरा बैठ के, तो कोई आएगा तो आपको लगेगा हाँ ये तो हमने पढ़ा है, इसका निर्माण में ये हेल्प करता यस। है ना, इस तरीके से। और क्वेश्चन आप जब सॉल्व करेंगे, इसकी क्वेश्चन तो आप सॉल्व करेंगे ही ना, प्रीवियस जो पीवाईक्यूज आप सब लगाएंगे तो उसमें जिस तरह से क्वेश्चन आएंगे आपको थोड़ा और आइडिया मिलता रहेगा। पर ये क्या है ना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये पढ़ेंगे तो इसके आगे में क्या जो भी आ रहा है वो सारे सिस्टम वो सेल से आगे ही जाएंगे, यही चीजों को यूज होगा, इन्हीं चीजों से और चीजें आगे बढ़ती जाएंगी। तो हम लोग क्या ट्राई करेंगे ना कि जो नॉन साइंस स्टूडेंट भी हैं वो एटलीस्ट बेसिक एकदम चीजें समझ पाए कि भाई हार्ट कैसे काम कर रहा है, रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है, एक बेसिक एक्चुअली मैं भी प्रोसेस। नॉन साइंस ही हूँ। जी इस जी, वजह से प्रॉब्लम है थोड़ी सी। कोई बात नहीं। आप कभी भी कुछ नहीं आ रहा है ना, आप मुझे रिपीट करने के लिए बोल सकते हैं। आप एकदम कंफर्टेबल रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप जैसे बोलेंगे वैसे आपको और एक बार समझा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम धीरे जाएंगे जैसे आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। थैंक यू मैम। ओके।
प्रेयर कर लेते हैं। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, गहरी लंबी सांस लेते हुए ओमकार का उच्चारण करेंगे और फिर शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धीरे धीरे अपनी इंद्रियों को बहिर्मुखी करते हुए आज की कक्षा से प्राप्त सकारात्मक ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में प्रवाहित करेंगे। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए अपने इष्ट देवता और गुरु का ध्यान करते हुए उन्हें नमन करेंगे। ओम। शुभ रात्रि सभी को। शुभ रात्रि मैम, हरिओम। हरिओम।